Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 22nd of November 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. फर्स्ट पेज पर एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन 30 मंथ्स RBI फाइन्स ₹73 करोड़ इन 48 केसेस बट नो डिटेल्स ऑन बैंक वॉगुलेशंस. इस न्यूज़ में क्या बताया गया है, तो पर्टिकुलरली इसमें ये बताया गया है कि RBI अगर किसी भी बैंक के ऊपर फाइन लगाता है कि उस पर्टिकुलर बैंक ने यहाँ पर कुछ वॉलेशंस किए हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पर उस बैंक को दी जाती है, लेकिन स्टेक होल्डर्स के पास यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बैंक इन्वेस्टर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. ठीक है, पहला पॉइंट ये. दूसरी बात क्या बताई गई है कि आरबीआई में आपको कोई अपीलेट बॉडी नहीं मिलेगी कि अगर आप यहाँ पर आरबीआई के डिसीजन से एग्रीव्ड हो तो आप कहीं नहीं जा सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप सेबी के डिसीजन से एग्रीव्ड होते हो तो आप जा सकते हो सेट में, और अगर आप सेट के डिसीजन से भी एग्रीव्ड होते हो तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ऐसा आरबीआई में कुछ नहीं है. तो ये यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम बताई गई है. Customers and investors of banks have only sparse access to information on non-compliance of RBI directions by banks. Unlike in the case of other financial regulators, RBI सिर्फ यहाँ पर जो डिटेल प्रोवाइड करता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एंटिटी को करता है. इसके अलावा यहाँ पर किसी के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, स्टेक होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जो बैंक्स के इन्वेस्टर होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है. देयर इज़ अ नीड टू कीप स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड. तो ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म रखा जाए और एक अपीलेट अथॉरिटी भी बनाने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेबी, मैंने आपको बताया कि सेबी में अपीलेट अथॉरिटी होती है जो कि है सेट सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि अगर आप यहाँ पर सेबी के डिसीजन से अग्रीव्ड हो तो आप यहाँ पर सेट में जा सकते हो, और अगर आप सेट के डिसीजन से भी अग्रीव्ड हो तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में. द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो कि हेड की गई थी बाई जस्टिस BN श्री कृष्णा, इन्होंने रेकमेंड किया था कि एक फाइनेंशियल सेक्टर अपीलेट ट्रिब्यूनल होना चाहिए सारे रेगुलेटर्स के लिए, और आरबीआई के लिए भी एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जो कि आरबीआई में यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है. If not satisfied, the party can also challenge the SEBI's decision in SET. तो अगर आप यहाँ पर सेबी के डिसीजन से एग्रीव्ड हो तो आप सेट में जा सकते हो. द अपीलेट अथॉरिटी हेयर्स द कंसर्न्ड पार्टी एंड इफ देयर आर नो रीजंस और बेसिस कि यहाँ पर क्यों ऑर्डर पास किया गया है, तो ऑर्डर बेसिकली आपको कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा आरबीआई के साथ नहीं है. तो आरबीआई में भी ज़रूरत है एक अपीलेट बॉडी बनाने की. करंटली आरबीआई ही सिर्फ ऐसा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको अपीलेट बॉडी नहीं मिलेगी. तो आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि आरबीआई अगर किसी भी बैंक के ऊपर फाइन लगाता है कि किसी पर्टिकुलर बैंक ने यहाँ पर कोई वॉलेशंस किए हैं, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टेक होल्डर्स के पास नहीं होती है, बैंक्स के इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती है. और दूसरी बात, आरबीआई में कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, कोई अपीलेट बॉडी नहीं है कि अगर आप आरबीआई के डिसीजन से एग्रीव्ड हो तो आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हो. नॉट ओनली इन द ऑर्डर्स दे पास दे डू नॉट गिव रीजंस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस. इसके अलावा यहाँ पर पार्टी को भी नहीं सुना जाता है कि पार्टी अपना क्या पक्ष रखना चाहती है. अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की गई है जो कि यहाँ पर लेड किया गया था बाई मेधा पाटकर. इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं. कल हमने नर्मदा के बारे में फैक्ट्स डिस्कस किए थे, तो अगर आपको नर्मदा के बारे में जानना है तो आप कल का न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो. बाकी अगर कुछ टाइम के बाद आएगा तो हम रिपीट तो करेंगे ही. श्रद्धा मर्डर टू ट्रेस एविडेंस कॉप सीक पॉलीग्राफ टेस्ट. हमने कुछ टाइम पहले नार्को टेस्ट डिस्कस किया था कि नार्को टेस्ट में एक ड्रग दी जाती है सोडियम पेंटोथेल नाम की. ठीक है, इस ड्रग में क्या होता है, इस ड्रग की वजह से यहाँ पर जो इंसान होता है वो सिडेटेड स्टेट में चला जाता है, और ऐसे स्टेट में यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर जो पर्सन है ये झूठ नहीं बोल पाएगा, ये इनकेपेबल है कि ये है यहाँ पर झूठ नहीं बोल पाएगा. लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई ऐसी ड्रग नहीं दी जाती है, सिर्फ यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स होता है उसको मेज़र किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका बीपी इंक्रीज़ हो जाता है, वो यहाँ पर तेज़ सांसें लेने लगता है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है ये इंक्रीज़ हो जाता है. तो इन सब इंडिकेटर्स को मेज़र किया जाता है कि क्या पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है. यहाँ पर मैंने नोट्स भी इंक्लूड किए हैं. इट इज़ अ प्रोसीजर दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड सेवरल फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स जैसे कि बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन एंड स्किन कंडक्टिविटी वाइल अ पर्सन इज आस्क्ड एंड आंसर्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. तो अगर यहाँ पर कोई पर्सन झूठ बोलता है तो ये जो फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स है ये यहाँ पर ट्रिगर हो जाते हैं. आपने भी कभी खुद में ऑब्जर्व किया होगा कि कभी आप अगर झूठ बोलते हो तो आपका यहाँ पर बीपी इंक्रीज हो जाता है, आप यहाँ पर तेज रेस्पिरेशन करने लगते हो. दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दैट आर ट्रिगर्ड
व्हेन अ पर्सन इज लाइंग आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड बी अदरवाइज। तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर झूठ बोलता है तो अजम्पशन ये होता है कि यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है ये ट्रिगर हो जाएंगे। अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज असाइन टू ईच रिस्पॉन्स टू कंक्लूड कि यहाँ पर कोई पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब हम चलते हैं आगे। टू लिटिल टू लेट। वैसे हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं COP27 के बारे में, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑथर ने सब कुछ समराइज किया है। द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि कहाँ हुई थी, शर्म अल शेख इजिप्ट में। तो ये कंक्लूड हो गई थी संडे को। लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पर क्रिएट किया गया है। देयर हैज़ बीन सेलिब्रेशन ओवर द एग्रीमेंट कि यहाँ पर एक सेपरेट लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट किया गया है जो कि कॉम्पनसेट करेगा वल्नरेबल कंट्रीज़ को विच हैव सफर्ड इरिवर्सिबल डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो वल्नरेबल कंट्रीज़ जिन्होंने यहाँ पर सफ़र किया है इरिवर्सिबल डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, तो उनको यहाँ पर कॉम्पनसेट किया जाएगा। ये बहुत पहले से डिमांड थी वल्नरेबल अफ्रीकन और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को कि इनको यहाँ पर कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो फंडिंग सोर्स है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन से कंट्रीज़ इसमें यहाँ पर पे करेंगे, कौन से कंट्रीज़ रेसिपिएंट होंगे। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बना दी गई है जो कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी नेक्स्ट COP में, COP28 में। तो ये अभी COP27 हुई थी। अब ऑथर का ये कहना है सिर्फ हमें एक ही मेजर आउटकम देखने को मिला कि एक सेपरेट लॉस एंड डैमेज फंड बना दिया गया है। बाकी अगर आप देखो तो ये जो COP27 थी ये यहाँ पर फेलियर ही थी। यहाँ पर जो अटेंशन है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस प्रोवाइड करना है टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, इसके बारे में कोई आउटकम नहीं रहा। देयर रिफ्यूज़ल टू मेक डीप कट्स इन देयर ओन एमिशंस, इसके अलावा यहाँ पर जो डेवलप्ड और रिच कंट्रीज़ है ये अपने एमिशंस को कट नहीं कर रहे हैं। एंड डिलीवर ऑन कमिटमेंट्स, क्योंकि इनको यहाँ पर फाइनेंस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना था, जो कि इसके बारे में कोई डिस्कशन और कोई आउटकम हमें देखने को नहीं मिला। द शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान इज एन एडवांस ओवर ग्लासगो। तो ग्लासगो यूके में है, COP26 हुई थी ग्लासगो यूके में। तो यहाँ पर बात की गई थी कि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देना है और उसके लिए हमें अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ये है कि जो एफर्ट्स हमने आज तक नहीं लिए उससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत है। Drawing from the latest 6th assessment report of the IPCC, it even quantifies the scale of reduction required by 2030। तो यहाँ पर जो रिडक्शन का स्केल होना चाहिए ये होना चाहिए 43% 2030 तक 2019 के लेवल से। इट फेल्स टू मेंशन अनदर फाइंडिंग फ्रॉम द IPCC रिपोर्ट कि यहाँ पर जो ग्लोबल एमिशंस है ये 2025 तक पीक हो जाए, ग्लोबल एमिशंस 2025 तक पीक हो जाए और हम अभी 2022 में हैं, तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ 3 साल बचे हैं ग्लोबल एमिशंस को पीक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात की गई थी इंडिया के द्वारा कि आप सिर्फ यहाँ पर कोल को क्यों सिंगल आउट कर रहे हो, सारे फॉसिल फ्यूल से एमिशंस होते हैं, तो सारे फॉसिल फ्यूल्स को फेस डाउन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये वाली बात आपको यहाँ पर फाइनल एग्रीमेंट में नहीं मिलेगी। COP26 में ये बात की गई थी कि हमें कोल को फेस डाउन करना है, लेकिन उसके ऊपर भी यहाँ पर आपको एक्शन होते हुए नहीं दिखेंगे। द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फाइनेंस adopted at Sharm el Sheikh acknowledges that the commitment on the part of developed countries to provide $100 billion annually to support climate action, तो नहीं पता है कि ये लोग यहाँ पर $100 बिलियन पे करना कब स्टार्ट करेंगे। While there is a rhetorical acknowledgement of the need for climate justice, तो climate justice की बात यहाँ पर की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन होगा तो किसी के साथ भी यहाँ पर अन्याय नहीं होना चाहिए। द एनर्जी ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर द इन्वेस्टमेंट ऑफ मैसिव रिसोर्सेज। तो जब हमें यहाँ पर ट्रांजिशन करना है फॉसिल फ्यूल से हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और प्लान में हाईलाइट किया गया है कि $4 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ेगी हर साल। इट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी अप अंटिल 2030 अगर हमें नेट जीरो एमिशंस अचीव करने हैं 2050 तक। अभी $4 ट्रिलियन कैसे आएंगे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड दैट फर्दर मोर, अगर हमें यहाँ पर लो कार्बन इकोनॉमी के पाथ पर जाना है तो इसके लिए हर साल यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी $4 to $6 ट्रिलियन और इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है कि इतना सारा यहाँ पर फंड कहाँ से आएगा। व्हेन इवन अ मॉडेस्ट फिगर, तो अभी तक तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने $100 बिलियन देना स्टार्ट नहीं किया है, तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद हम देख रहे हैं तो जो वर्ड है इसमें क्राइसिस इंक्रीज़ हो गई है। क्यों इंक्रीज़ हो गई है? यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, गैस के प्राइसेस ऊपर चले गए हैं एंड इवन कोल। देयर हैज़ बीन
backsliding on commitments to shift away from fossil fuels, in particular coal। और यहाँ पर जो कोल का यूज़ है इसको इंक्रीज किया जा रहा है, थर्मल पावर को यहाँ पर रिवाइव किया जा रहा है, क्योंकि शॉर्टेज देखी जा रही है ऑयल और गैस की। क्योंकि रशिया ने यहाँ पर क्या किया है, जो नेचुरल गैस है इसको यहाँ पर रशिया ने वेपनाइज कर दिया है और रशिया इससे जियोपॉलिटिकल लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है। द प्री मेच्योर रिटायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल एनर्जी सिस्टम शुड बी अवॉइडेड। अब ऑथर ने एक सजेशन ये दिया है कि आपको यहाँ पर फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो जाना है, लेकिन ये काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। द प्री मेच्योर रिटायरमेंट ऑफ फॉसिल बेस्ड एनर्जी सिस्टम शुड बी अवॉइडेड इवन एज वन एक्सेलरेट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस होना चाहिए ये केयरफुली सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। दिस मीन्स दैट इवन इफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, तो हमें ट्रांजिशन यहाँ पर सोच समझ कर करना है कि ट्रांजिशन यहाँ पर फीजिबल तरीके से हो। द इम्पेरेटिव ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी बिहोव्स इंडिया टू अंडरटेक अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम इट्स रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो इंडिया को भी यहाँ पर फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है और हमारा जो मोस्ट प्रॉमिसिंग है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स फॉर 90% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स। तो ऑयल नीड्स के लिए हमें 90% इम्पोर्ट करना पड़ता है, नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट हमें 60% इम्पोर्ट करनी पड़ती है और कोल हमें 30% इम्पोर्ट करना पड़ता है। द सोर्स ऑफ सप्लाई आर इन पॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन्स एंड डिसरप्शंस कैन बी कॉस्टली। इंडिया हैज़ अबंडेंट सोलर एनर्जी जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं और ये सब यहाँ पर प्रॉमिसिंग सोर्स है क्लीन एनर्जी के। It makes sense for India to engage in carrying out this energy transition, which will also be a significant contribution अगर हमें यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से डील करना है। नेक्स्ट है पीपल वर्सेस द स्टेट। ये आर्टिकल में जो लिखा है ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया है। तो ईरान में एक वुमेन थी महासा अमीनी नाम की। तो अकॉर्डिंग टू द मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान, उसने अपना हिजाब सही से नहीं पहना था जिसकी वजह से उसको डिटेन कर लिया जाता है और उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। उसके बाद से ही हमें ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बारे में ही यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है। नेक्स्ट हुज डेटा। तो इस बिल को हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो अगर आपको रेफर करना है तो आप कल का न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो एंड अ डे बिफोर येस्टरडे का न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो, आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट है वॉक द टॉक। द CGI's ऑब्जर्वेशंस ऑन बेल आर इम्पॉर्टेंट। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑब्जर्वेशन ऑन ट्रायल कोर्ट्स बीइंग रिलक्टेंट टू ग्रांट बेल टू अक्यूज्ड आर सिग्निफिकेंट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है कि ये जो ट्रायल कोर्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं बेल देने में। ट्रायल कोर्ट्स बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं बेल देने में और जिसकी वजह से यहाँ पर हायर जुडिशरी में केसेस इंक्रीज होते हैं और हायर जुडिशरी में यहाँ पर पेंडेंसी इंक्रीज होती है। अब नॉर्म क्या होना चाहिए? नॉर्म ये होना चाहिए कि बेल यहाँ पर रूल होना चाहिए और जेल यहाँ पर एक्सेप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे तो आपको इसका उल्टा दिखेगा और यहाँ पर क्या है, बेल जो है ये रूल नहीं है, यहाँ पर जेल रूल बन गया है। तो बेल यहाँ पर रूल होना चाहिए। तो बेल रूल कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? Speaking at an event organized by the Bar Council of India, the CJI said the reason the higher judiciary is flooded with bail cases क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं बेल को ग्रांट करने में। अब यहाँ पर ये जो ट्रायल कोर्ट्स हैं ये रिलक्टेंट क्यों है बेल को ग्रांट करने में? The CJI spoke about a sense of fear in judges in district courts in granting bail, especially in cases जहाँ पर heinous crime है तो वहाँ पर ट्रायल कोर्ट्स बेल नहीं देते हैं, काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं। This sense of fear nobody talks about but which we must confront। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ये यहाँ पर टूथलेस हो जाएंगी और हायर कोर्ट्स डिसफंक्शनल हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर हायर कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन देयर आर ओवर 4 करोड़ केसेस करेंटली पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और 76% जो प्रिजनर जेल में हैं ये अंडर ट्रायल है। 76% जो प्रिजनर जेल में हैं ये अंडर ट्रायल है। इन एन इंटरव्यू टू दिस न्यूज़पेपर यहाँ पर बात की गई है, जो हमारे यहाँ पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे UU ललित, उन्होंने ये कहा था कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं इनके पास बहुत ज़्यादा कम डिस्क्रिशन होता है बेल को ग्रांट करते समय। अब इनके पास कम डिस्क्रिशन क्यों होता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ लॉज देखोगे, फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज़ एक्ट और NTPS, तो इन लॉज को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो बेल के लिए यहाँ पर कंडीशन ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाइड होती हैं उसके बाद ही यहाँ पर बेल दी जा सकती है। द लैंग्वेज ऑफ दीज लॉज लीव्स ट्रायल जजेस विद वेरी लिटिल रूम टू ग्रांट बेल, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम स्पेस बचता है जिसके बेसिस पर यहाँ पर बेल दी जा सकती है। टू ऐड टू द इशू द हायर कोर्ट्स टू ऑन ओकेजन इंटरप्रेट बेल प्रोविजंस स्ट्रिक्टली। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है UAPA का। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ट्रायल
ट्रायल कोर्ट्स हैं ये यहाँ पर स्टेट के केस को एक्सेप्ट करें और मैरिट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि स्टेट के केस को एक्सेप्ट किया जाए और मैरिट में जाने की ज़रूरत नहीं है वाइल कंसिडरिंग ग्रांट ऑफ बेल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है यही यहाँ पर ट्रायल जो कोर्ट्स है इनके हैंड्स को टाई कर रही है। The pressure faced by courts of first instance when it comes to sensational heinous crimes is not new, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक प्रेशर भी होता है अगर कोई heinous crime हुआ होता है। Judicial reasoning has long included the dubious collective conscience of the society, तो यहाँ पर पब्लिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब भी सोच समझ कर यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट है ये बेल नहीं देती है अगर बहुत बड़ा कोई heinous crime होता है। Studies show that 2 in 3 under trial inmates belong to either scheduled caste, scheduled tribe और other backward classes। तो ऑथर ने एक और पॉइंट बताया है कि अगर बेल को ग्रांट कर भी दिया जाता है तो यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ये बेल बॉन्ड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बेल बॉन्ड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। द सीजे स्पोक ऑफ इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कब आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बताया गया है कि ये जो नॉमेनक्लेचर है कि ये तो यहाँ पर सब ऑर्डिनेट या लोअर जुडिशरी है, इस नॉमेनक्लेचर को चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये कोई सब ऑर्डिनेट या लोअर जुडिशरी नहीं है, तो इस नॉमेनक्लेचर को चेंज करने की ज़रूरत है। सिम्बॉलिज्म भी तो मैटर करता ही है ना। बैकिंग द रेटिकल ऑर्डर्स ऑफ ट्रायल कोर्ट्स विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन स्टैंडिंग अप टू प्रेशर्स ऑफ द टुडे, और ये ओनस है हायर जुडिशरी के ऊपर। नेक्स्ट न्यू फ्रंटियर्स इन स्पेस, तो यहाँ पर बात की गई है इंडिया का जो स्पेस में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है उसके बारे में पर्टिकुलरली। तो लॉन्च हुआ था विक्रम एस रॉकेट का जो कि पहला प्राइवेटली बिल्ट इंडियन रॉकेट है। द लॉन्च ऑफ द विक्रम एस रॉकेट जो कि पहला प्राइवेटली बिल्ट इंडियन रॉकेट है और इसको यहाँ पर बनाया था एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है स्काई रूट। वाइल द प्रारंभ मिशन ऑफ विक्रम इज़ अ गुड बिगनिंग, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। But in the 21st century, the role of the private sector has dramatically expanded. Satellites were once owned by the governments, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है सैटेलाइट बिजनेस को लीड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टारलिंक की बात की गई है। स्टारलिंक की आपको मिल जाएंगी 2300 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। एंड देन यहाँ पर अमेजॉन के प्रोजेक्ट क्यूपर की बात की गई है जो कि प्लान कर रहा है कि 3000 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर वन वेब की बात की गई, वन वेब कॉरपोरेशन जिसमें एयरटेल भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। द प्राइवेट सेक्टर्स राइज हैज़ बीन कॉम्प्लीमेंटेड बाई ग्रोइंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू रियलाइज द न्यू कमर्शियल पॉसिबिलिटीज इन स्पेस। द यूएस एंड द सोवियत स्पेस प्रोग्राम्स, तो हमें स्टार्टिंग में कॉम्पिटिशन देखने को मिला था। कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी में यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज स्पेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लीप ले रहे थे। द कोल्ड वॉर राइवल्स यूएस एंड द सोवियत यूनियन हैड ऑल्सो डेवलप्ड बाइलेटरल कोऑपरेशन इन स्पेस एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देयर डिज़ायर फॉर पीस। एज द यूरोपियंस ब्रॉट देयर कॉन्टिनेंट टुगेदर, उसके बाद यहाँ पर बनाई जाती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि एक मेजर फोर्स है इन आउटर स्पेस। The non-proliferation sanctions on India after its first nuclear test in 1974, जिसकी वजह से ये जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है इसके ऊपर एक तरीके से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। इट वॉज ओनली आफ्टर द हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव कि यहाँ पर जब सैंक्शंस रिजीम कम होना शुरू होती है उसके बाद वापस से हमारा स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ पाता है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। पहली बात की गई MTCR की। MTCR क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो कि रेगुलेट करती है कॉमर्स इन स्पेस रिलेटेड कमोडिटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज। सेकंड है वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट यहाँ पर कंट्रोल करता है ट्रेड इन डुअल यूज टेक्नोलॉजी। डुअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है जिन टेक्नोलॉजी को आप सिविल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो और मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसको ही कहा जाता है डुअल यूज टेक्नोलॉजी। तो वासेनार अरेंजमेंट यहाँ पर कंट्रोल करता है ट्रेड in dual use technologies that can be used for both civilian and military purposes. As India emerged out of its past technological isolation, 4 new imperatives have presented themselves. तो पहला ये है कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैटेलाइट्स को यूज़ किया जा रहा है ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा मून की माइनिंग हो रही है फ्रॉम स्पेस मैन्युफैक्चरिंग टू डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नई स्पेस पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और ये जो स्पेस इकॉनमी है ये विद इन अ डेकेड $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल स्पेस इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कम है, ये सिर्फ यहाँ पर 2% है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का टारगेट है कि इसको यहाँ पर 8% तक पहुँचाना है, 8% तक पहुँचाना है।
सेकंड, रेजिंग द इंडियन शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, तो इसके लिए ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पार्टिसिपेशन की। तो इसके लिए ज़रूरत है कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है ये यहाँ पर लार्जर रोल को प्ले करे। द ट्रिक फॉर द गवर्नमेंट इज टू एक्टिवेट देयर फुल मोबिलाइजेशन इनटू द इंडियन स्पेस एफर्ट, वाइल इट्स स्टार्टअप्स जैसे कि स्काई रूट ये यहाँ पर इनोवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि लार्ज कॉरपोरेशन इसमें इन्वॉल्व हों। थर्ड इज द ग्रोइंग वेट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो हमें भी यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। मीनवाइल रशिया एंड चाइना यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं नॉट ओनली ऑन देयर स्पेस प्रोग्राम्स बट ऑल्सो ऑन बिल्डिंग अ जॉइंट बेस ऑन द मून। इसके अलावा यहाँ पर यूएस का आर्टेमिस प्रोग्राम जिसको कि कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय एन अमेरिकन एफर्ट टू पुट टुगेदर अ कोलिशन दैट विल डेवलप प्रिंसिपल्स फॉर पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो आर्टेमिस मिशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिया को भी यहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर। नेक्स्ट, एन इलेक्शन आफ्टर रेडिकलाइजेशन, तो यहाँ पर इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में बताया गया है जिसमें आपको एक दो पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो ऑथर का ये कहना है कि इंडिया बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर हुआ करता था नेपाल में, लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एक दो गलत स्टेप्स की वजह से हम यहाँ पर आज डोमिनेंट प्लेयर नहीं हैं। Nepal's two powerful and competing neighbors have undiminished interest in the country and enjoy fluctuating levels of trust। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? चाइना और इंडिया की। तो दोनों ही कंट्रीज अपनी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं नेपाल को। द यूनाइटेड स्टेट जो कि रेफर करता है कि नेपाल एक डिस्टेंट नेबर है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का भी इंटरेस्ट है नेपाल को लेकर। इंडिया विच हैज़ ट्रेडिशनली बीन अ डोमिनेंट फैक्टर इन नेपाल्स पॉलिटिक्स, तो अभी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत है, विल हैव मच टू बी कंसर्न अबाउट। The decline of the Madhes-centric force and the parties that India credited as the force for the 5-month-long border blockage after the last elections 2017, जो कि आप कह सकते हो कि इंडिया नेपाल रिलेशंस का सबसे बड़ा लो था। उसके बाद यहाँ पर जो केपी ओली हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर केपी ओली जीत कर आते हैं तो ये यहाँ पर कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को नेपाल के कंट्रोल में लेकर आएंगे। ये इंडिया की टेरिटरी है और ये बात करें कि इसको ये नेपाल के कंट्रोल में लेकर आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि केपी ओली अगर यहाँ पर जीत कर आते हैं तो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस हमें यहाँ पर डिटेरियोरेट होते हुए ही दिखेंगे, क्योंकि ये इनका काफ़ी एंटी इंडिया स्टांस रहता है और ये काफ़ी प्रो चाइना है। इंडिया लॉस्ट इट्स ट्रेडिशनल एलाइज इन नेपाल, अभी हमने क्यों ट्रेडिशनल एलाइज लॉस्ट कर दिए थे नेपाल में? फर्स्ट द मोनार्की एंड देन नेपाली कांग्रेस आफ्टर न्यू दिल्ली बैक्ड द माओइस्ट, तो हमने यहाँ पर माओइस्ट को बैक किया था एंड रिसेंटली हमने यहाँ पर मधेश फोर्सेस को बैक किया था जो कि यहाँ पर नेपाल को पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर नेपाल ने बेसिकली ये भी कह दिया था कि इंडिया इनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद करे। India's unprecedented level of involvement in the Tarai along with the rest of Nepal and the presence of the Western countries in the identity and the ethnicity-based politics in the post-monarchy phase made Beijing more suspicious। और उसके बाद हम देखने लगते हैं कि नेपाल में जो चाइना की प्रेजेंस है ये लगातार बढ़ने लगती है। China enlarged its presence, investment and counter diplomacy vis-a-vis India and the West in Nepal। तो यहाँ पर जो चाइना है ये अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने लगता है नेपाल में। The perceived Indian blockade and visible social and political divide between the hills and the plains often exacerbated by the European donors। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कास्ट और एथनिक ग्रुप्स हैं इनको एक दूसरे के अगेंस्ट पिट किया जाता है। इनफैक्ट द ओवरस्टेटेड सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज इसने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया था 2006 के रेडिकल चेंज के बाद। और जो यहाँ पर कॉमन कल्चर फैक्टर की बात की जाती थी ना कि नेपाल और इंडिया का यहाँ पर कॉमन कल्चर फैक्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो गया है। द ग्लोबल कम्युनिटी में ऑल्सो नीड टू डील विद अनस्टेबल पॉलिटिक्स, तो आपको नेपाल में अनस्टेबल पॉलिटिक्स मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि नेपाल एक मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, तो नेपाल में ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी और प्रोस्पेरिटी की, जो कि आपको अभी नेपाल में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है द बार एंड द बेंच, तो यहाँ पर आर्टिकल 222 की बात की गई है। जो आर्टिकल 222 है ये डील करता है विद द ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI। तो आर्टिकल 222 deals with the transfer of a judge from one high court to another by the president after consultation with CJI। ठीक है, अभी यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओपिनियन बनाते हैं, अगेन ही होल्ड्स इन द इफेक्टिंग ट्रांसफर्स द पर्सनल फैक्टर्स रिलेटिंग टू द जज कंसर्न्ड, तो पर्सनल फैक्टर्स जो कि यहाँ पर जज है उससे रिलेटेड, एंड हिज रिस्पॉन्स टू द प्रपोजल इंक्लूडिंग कि यहाँ पर उसकी क्या प्रेफरेंस है प्लेस की ऑफ ट्रांसफर, शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द CJI। उससे पहले यहाँ पर CJI को इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है बिफोर फॉर्मिंग हिज फाइनल ओपिनियन। बट देन ही एम्फसाइज्ड दैट सच ओपिनियन मस्ट बी फॉर्म्ड ऑब्जेक्टिवली ऑन द अवेलेबल मटीरियल, और ये सब कुछ यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। द CJI इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर अकाउंट में लेने की जरूरत है जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है उनके व्यूज, जहाँ से जज को ट्रांसफर किया जा रहा है, एनी जज ऑफ द सुप्रीम
कोर्ट जिसके ओपिनियन यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर केस में, एज वेल एज द व्यूज ऑफ वन अदर सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट और एनी अदर पर्सन जिसके व्यूज यहाँ पर रेलेवेंट लगते हैं CJI को। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करते समय जब CJI अपना ओपिनियन बनाते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। कौन कौन से फैक्टर्स? पहले तो पर्सनल फैक्टर्स जो कि उस जज कंसर्न से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर कि जिस जज को यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है उसकी यहाँ पर प्रेफरेंस क्या है प्लेस की, शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द चीफ जस्टिस बिफोर फॉर्मिंग हिज फाइनल ओपिनियन। और यहाँ पर जो फाइनल ओपिनियन है ये ऑब्जेक्टिवली तरीके से होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। और इसके अलावा यहाँ पर जिस जज को ट्रांसफर किया जा रहा है उस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के भी व्यूज को अकाउंट में लेने की जरूरत है। इसके अलावा द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिसका ओपिनियन सिग्निफिकेंट हो सकता है इन दैट केस, तो इन सबके ओपिनियंस को यहाँ पर सुनने की जरूरत है। फिर यहाँ पर बात की गई NJAC को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स। तो यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बताया गया कि लॉस एंड डैमेज फंड की क्यों ज़रूरत है। इन विच कंट्रीज डिसाइडेड टू क्रिएट अ फंड टू हेल्प वल्नरेबल नेशंस जो कि हिट हैं बाई क्लाइमेट इंड्यूस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे बड़ा आपको क्लाइमेट डिजास्टर कैसे मिल जाएगा, जैसे कि कैलिफोर्नियन वाइल्ड फायर्स, देन अटलांटिक हरिकेन्स, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स। नेक्स्ट स्लोइंग ड्रैगन रेसिंग एलिफेंट। तो यहाँ पर ये जो ड्रैगन है ये मेटाफर है फॉर चाइना और एलिफेंट यहाँ पर मेटाफर है फॉर इंडिया। दिस ईयर एंड द नेक्स्ट विल सी टू लैंडमार्क डेमोग्राफिक इवेंट्स। 2022 में जो चाइना है तो चाइना की आपको पॉपुलेशन में पहली बार एक एब्सोल्यूट डिक्लाइन देखने को मिलेगा और 2023 में इंडिया बन जाएगा दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री, तो हम बन जाएंगे वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। वॉट हैज़ बीन बिहाइंड दीज शिफ्ट्स। तो हमें ये शिफ्ट क्यों देखने को मिल रहा है, क्या प्राइमरी ड्राइवर्स है इस पॉपुलेशन चेंज के। तो यहाँ पर दो मेन प्राइमरी ड्राइवर्स हैं। फर्स्ट है मोर्टालिटी, सेकंड है फोर्टिलिटी। मोर्टालिटी फॉल्स विद इंक्रीज्ड एजुकेशन लेवल्स। तो यहाँ पर जो डेथ रेट है ये कैसे कम होता है, तो डेथ रेट यहाँ पर तभी कम होगा जब यहाँ पर एजुकेशन इंक्रीज होगी, पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटी होगी, वैक्सीनेशन कवरेज इंक्रीज होगा, लोगों को यहाँ पर खाना मिलेगा, मेडिकल केयर इंप्रूव होगी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होगी। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अपने आप ही यहाँ पर जो मोर्टालिटी है ये कम हो जाता है। क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ पर्सन्स डाइंग पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। तो ये चाइना के लिए था 23.2 और इंडिया के लिए था 22.2 फॉर इंडिया इन 1950। तो 1950 में चाइना के लिए था 23.2 और यहाँ पर इंडिया के लिए था 22.2। उसके बाद ये सिंगल डिजिट में पहुंच जाता है चाइना के लिए 1974 में और इंडिया के लिए 1994 में। तो चाइना का यहाँ पर क्रूड डेथ रेट हमसे पहले कम होता है और सिंगल डिजिट में पहुंच जाता है 2 डेकेड पहले कम होता है, क्योंकि इनका हो जाता है 1974 में और हमारा होता है 1994 में। अभी दोनों ही कंट्रीज़ के लिए 7.3 7.4 है। अनदर मोर्टालिटी इंडिकेटर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। 1950 एंड 2020 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है चाइना की ये इंक्रीज हुई है 43.7 से 78.1 ईयर्स और इंडिया की 41.7 हुआ करती थी 1950 में और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच चुकी है 70.1 ईयर्स। रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी नॉर्मली लीड्स टू अ राइजिंग पॉपुलेशन। तो अगर यहाँ पर मॉर्टेलिटी कम होगी, डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अ ड्रॉप इन फर्टिलिटी ऑन द अदर हैंड स्लोज डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। और अगर फर्टिलिटी कम होती है तब भी यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है। द टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ बेबीज एन एवरेज वुमेन बेयर्स ओवर हर लाइफ टाइम। तो इसको ही कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट चाइना के लिए हुआ करता था 1950 में 5.8 और इंडिया के लिए हुआ करता था 5.7। Chart 1 shows how sharply the TFR has fallen for India in the last 3 decades। तो इंडिया का यहाँ पर जो TFR है ये पहुँच चुका है 2, तो 2 पहुंच चुका है। तो आप कह सकते हो कि हमारा ये जो TFR है ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से भी नीचे जा चुका है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी वो होता है जिस रेट पर यहाँ पर जो पॉपुलेशन ये करंटली इक्वली तरीके से रिप्लेस कर देगी, कि यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होगी और यहाँ पर पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये होता है 2.1। अब यहाँ पर 0.1 क्यों कंसिडर किया गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पेरेंट्स हैं, ठीक है, फादर मदर, और उनके यहाँ पर 2 बच्चे होते हैं, तो आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो 2 लोग हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है बाई 2 पीपल। लेकिन यहाँ पर 0.1 इसीलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग की डेथ भी हो सकती है कि वो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचने से पहले ही उनकी यहाँ पर डेथ हो जाए। अ TFR ऑफ 2.1 इज कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, सिंपली अंडरस्टूड अ वुमन हैविंग 2 चिल्ड्रन बेसिकली रिप्लेसेस हरसेल्फ एंड हर पार्टनर विद 2 न्यू लाइव्स। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन ये यहाँ पर पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी
और पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्लाइन नहीं होगी लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। सिंस ऑल इन्फेंट्स मे नॉट सर्वाइव टू रियलाइज देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, इसीलिए यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट TFR है इसको 2 ना लेकर कहा जाता है 2.1, इसीलिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता है 2.1। एक और यहाँ पर पॉइंट ये बताया गया कि इंडिया में अगर आप रूरल देखो और अर्बन एरिया में देखो तो यहाँ पर डिफरेंस था फर्टिलिटी रेट में, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर हमें डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। द फॉल वाज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन द रूरल एरियाज। इन 1992-93 द एवरेज रूरल इंडियन वुमेन प्रोड्यूस्ड 1 एक्स्ट्रा चाइल्ड कंपेयर टू हर अर्बन काउंटर पार्ट। तो यहाँ पर अर्बन का था 2.7 और रूरल का था 3.7। 2019-21 में हम देखें तो ये जो गैप है ये आधा हो चुका है और यहाँ पर जो रूरल का है ये है 2.1 और अर्बन का है 1.6। Sustained loss necessary. The TFR is the average number of births by women aged 15 to 49 based on surveys for a particular period per year. तो ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। Populations can keep growing even with TFRs falling. अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमारा यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है ये 2 पर पहुंच चुका है तो उसके बाद भी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो रही है। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होने में अभी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम तक यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट होता है ये अगर यहाँ पर 2.1 या 2.1 से कम रहता है उसके बाद हमें पॉपुलेशन डिक्लाइन होने स्टार्ट होती है। Degrowth requires TFRs to remain below replacement levels for extended periods. तो ज़रूरत है कि यहाँ पर extended periods के लिए ये जो TFR है ये यहाँ पर 2.1 से कम रहे। The effects of that, fewer children today becoming parents tomorrow and procreating just as much or less. उसके बाद हमें couple of generations में population कम होती हुई दिखेगी इंडिया में। China's TFR dipped below replacement first in 1991. तो चाइना का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 से नीचे पहुंच गया था 1991 में और इंडिया का अभी पहुंचा है विच वॉज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बिफोर इंडियाज। तो इंडिया से 30 साल पहले इनका जो फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 से नीचे चला गया था। नॉट सरप्राइजिंग, चाइनाज पॉपुलेशन मोर देन डबल्ड from 544 million in 1950 to 1.1 billion in 1987. It took over 30 years for below replacement fertility rate. उसके बाद हमें यहाँ पर अब नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आने वाले 30 साल के बाद ही आपको इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती हुई दिखेगी। तो जैसे यहाँ पर चाइना में 30 साल लगे तो इतना टाइम तो इंडिया में भी लगेगा ही लगेगा, तभी हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चाइना फेसेस अ क्राइसिस। अब चाइना में क्या क्राइसिस है, यहाँ पर चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। चाइना की यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये एब्सोल्यूट डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। तो चाइना में यहाँ पर जो यूथ पॉपुलेशन है उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जब यूथ पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो उसका मतलब ये है कि चाइना के पास यहाँ जो लेबर है इसकी कमी हो जाएगी और लेबर की कमी हो जाएगी और साथ साथ यहाँ पर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जो यहाँ पर ओल्ड एज पीपल हैं, जो यहाँ पर बच्चे हैं, इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो यंग पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो जाएगी और यहाँ पर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है इंक्रीज हो जाएगी। और चाइना का यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये आपको मिलेगा 1.3 बर्थ्स पर वुमेन। तो ये मार्जिनली बहुत ज़्यादा कम है, आप कह सकते हो। चाइना ऑफिशियली एंडेड इट्स 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो चाइना यहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था, उसके बाद इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था 2016 में। उसके बाद यहाँ पर 3 चाइल्ड्स को भी अलाउ किया गया है, यहाँ तक कि अब तो कपल्स को नच किया जा रहा है कि आप यहाँ पर कब बच्चे करोगे। The real crisis for China, however, is the decline in its population that is of prime working age. The proportion of the population aged between 20 and 59 years crossed 50% in 1987 और ये पीक होता है 61.5% in 2011। तो चाइना ने अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो यूथ पॉपुलेशन चाइना की, जो यूथ पॉपुलेशन यहाँ पर पीक की थी, इसको ही कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो चाइना ने अपनी इस यंग लेबर फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया और वो आपको यहाँ पर चाइना की ग्रोथ में दिख सकता है। चाइना यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पर पढ़ी लिखी है, जो कि यहाँ पर अर्न कर सकती है, जो कि यहाँ पर जॉब कर सकती है, एंड देयर विल बी रिलेटिवली फ्यूअर पीपल जिनको कि यहाँ पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है कम होगी, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन ये यहाँ पर कम होगी, बट ऑल्सो ग्रेटर टैक्स रेवेन्यूज़। तो अगर यहाँ पर आपकी कंट्री में ज़्यादा लोग कमा रहे हैं तो ज़्यादा लोग यहाँ पर टैक्स देंगे, ज़्यादा लोग यहाँ पर सेव करेंगे, ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी यहाँ पर ग्रो होती है, जो कि हमें चाइना में देखने को मिला। बट दैट साइकिल हैज़ स्टार्टेड टू रिवर्स, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन है 2045 में 50% से कम पर पहुंच जाएगी। बट दैट साइकिल हैज़ स्टार्टेड टू रिवर्स एंड द शेयर ऑफ चाइनाज वर्किंग एज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू फॉल बिलो 50% बाई 2045। चाइना फेसेस अ प्रॉस्पेक्ट। अब चाइना में लेबर फोर्स जो है ये कम हो रहा है और जो एजिंग पॉपुलेशन है लगातार इंक्रीज हो रही है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमें चाइना में देखने को मिलेगी। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे पास हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास यंग लेबर फोर्स है, लेकिन यंग लेबर फोर्स को, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप तभी यूज कर सकते हो जब आप यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करो, आप जॉब्स को क्रिएट करो। अगर आप जॉब्स को क्रिएट नहीं करोगे
तो ये जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये आपका एक डेमोग्राफिक नाइटमेयर बन जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा, क्योंकि अगर आप इन लोगों को जॉब नहीं दोगे तो ये लोग आपसे जॉब की डिमांड करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो इंडिया हैज़ जस्ट बिगन सीइंग फर्टिलिटी रेट्स फॉल टू रिप्लेसमेंट लेवल्स इंक्लूडिंग इन रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में भी यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है ये और ज़्यादा डिक्लाइन होगा अगर हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और एग्रीकल्चर में यहाँ पर ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है आपको रूरल एरिया में ज़्यादा मिलेगा। रिड्यूस्ड लेबर रिक्वायरमेंट इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट कम क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर के भी मैकेनाइजेशन हो रहा है, लैंड होल्डिंग्स यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें रूरल एरियाज में भी जो फर्टिलिटी रेट है यह आने वाले समय में कम होता हुआ दिखेगा। बट इवन विद फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस, इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपेंड एंड डी ग्रो ओनली आफ्टर टचिंग 1.7 बिलियन अबाउट 40 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हमारी जो पॉपुलेशन डी ग्रोथ होगी वो आने वाले 40 साल के बाद होगी। मोर इंपॉर्टेंट इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन, इट्स शेयर इन द ओवरऑल पॉपुलेशन क्रॉस्ड 50% ओनली इन 2007 एंड विल पीक एट 57% टुवर्ड्स द मिड 2030s। तो हमारे पास अभी 2040 तक का समय है कि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करने। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को तभी यूज़ कर पाएंगे जब हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे अपनी यंग पॉपुलेशन के लिए। गोइंग फॉरवर्ड द चैलेंज बिफोर इंडियाज पॉलिसी मेकर इज टू प्रमोट ग्रोथ, जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, ये जॉब्स यहाँ पर अच्छी जॉब्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लो पेड इनफॉर्मल सर्विसेज होनी चाहिए। द सरप्लस लेबर फ्रॉम फार्म शुड फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न सर्विसेज, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी और वैल्यू एडिशन और एवरेज इनकम ज़्यादा हो। इन द एब्सेंस ऑफ सच स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डेमोग्राफिक नाइटमेयर बन जाएगा या डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। तो हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने की ज़रूरत है और हमारे पास बहुत कम विंडो बची है जिसमें हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, तो सऊदी अरेबिया और थाईलैंड के यहाँ पर जो टाइज है ये क्यों खराब हो गए थे। सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मेट थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए गए हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा। अब इनके यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से खराब क्यों हो गए थे, क्योंकि एक ब्लू डायमंड अफेयर है। ब्लू डायमंड अफेयर में क्या होता है, एक यहाँ पर थाई वर्कर होता है जो कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस होते हैं उनके यहाँ उनके पैलेस में काम करता होता है और वो इनकी ज्वेलरी और जेम्स को चुरा लेता है और यहाँ पर चुरा कर ये भिजवा देता है थाईलैंड में। ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर चोरी वगैरह हुई थी, इस होल अफेयर के बारे में पता चलता है और यहाँ पर ये जो भी लूटा हुआ सामान है ये सऊदी अरेबिया को वापस किया जाता है। लेकिन पता चलता है जो भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया को वापस किया गया ये सब कुछ फेक था। सून आफ्टर मच ऑफ द लूट वॉज रिट्रीव्ड, हाउएवर सऊदी ऑफिशियल्स हैव क्लेम्ड कि यहाँ पर जो भी रिकवर्ड ज्वेल्स थे ये यहाँ पर फेक थे, तो जिसकी वजह से इनके रिलेशंस यहाँ पर खराब रहते हैं। इन रिटेलिएशन यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं ये थाईलैंड के साथ डाउनग्रेड हो जाते हैं। तो ये बस यहाँ पर इसको नाम दिया गया है ब्लू डायमंड अफेयर, क्योंकि इसमें एक ब्लू डायमंड भी था 50 कैरेट का जो कि मिला ही नहीं था। नेक्स्ट, डेवलपिंग ग्रेट निकोबार स्ट्रैटेजिक इंपैरेटिव इकोलॉजिकल कंसर्न्स। तो पहले हम मैप देखेंगे। तो अगर आपको मैप में दिख रहा होगा नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, देन साउथ अंडमान एंड देन लिटिल अंडमान, और उसके बीच में आपको दिख रहा होगा डंकन पैसेज। ठीक है, देन 10 डिग्री चैनल और उसके बाद कार निकोबार, देन लिटिल निकोबार और उसके बाद दिख रहा है आपको ग्रेट निकोबार। तो इसको ही डेवलप किया जा रहा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में आपको 2 नेशनल पार्क्स दिख रहे होंगे, कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड द सेकंड वन इज गिलाथिया नेशनल पार्क। तो ये आपको सारी लोकेशन पता होनी चाहिए। 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, डंकन पैसेज कहाँ पर है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड गिलाथिया नेशनल पार्क, और उसके नीचे आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आपको लोकेशंस आपने देख ली। अब हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगा। डेवलपिंग ग्रेट निकोबार स्ट्रैटेजिक इंपैरेटिव इकोलॉजिकल कंसर्न्स। तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार को डेवलप किया जा रहा है एक ग्रीन फील्ड सिटी की तरह। अ ग्रीन फील्ड सिटी हैज़ बीन प्रपोज्ड इंक्लूडिंग एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, पावर प्लांट बनाया जा रहा है। और यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार है ये एक ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी में मेजर प्लेयर बनकर आए। द पोर्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन नेवी, और इसका यहाँ पर डुअल मिलिट्री सिविलियन फंक्शन के लिए इसका यूज़ होगा। तो इसका यहाँ पर सिविल फंक्शन के लिए भी यूज़ होगा और मिलिट्री फंक्शन के लिए भी यूज़ होगा, जो यहाँ पर पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। द आइलैंड ग्रेट निकोबार, द सदर्न मोस्ट of the Andaman and the Nicobar Island has an area of 910 square kilometer. The Andaman and the Nicobar Island are a cluster of about 836 islands in the eastern Bay of Bengal, जो कि separated by 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर आपने लोकेशन देखी ना 10 डिग्री चैनल की, तो ये आपको पता होना चाहिए जो कि सेपरेट करता है यहाँ पर। The Chompen are hunter gatherers who depend on forest and marine resources for sustenance। तो आपको यहाँ पर शॉम्पेन मिल जाएंगे और निकोबारीज मिल जाएंगे। इंदर पॉइंट
ऑन द सदर्न टिप ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो जो हमने लोकेशन देखी इंदिरा पॉइंट की, ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। ग्रेट निकोबार इज होम टू 2 नेशनल पार्क्स, अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड द शॉम्पेन एंड द निकोबारीज ट्राइबल पीपल। यहाँ पर शॉम्पेन की बात की गई है और यहाँ पर बात की गई है ग्रेट निकोबार आइलैंड की। ग्रेट निकोबार आइलैंड हैज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट माउंटेन रेंजेस। द लेथरबैक जो सी टर्टल है, ये है आइलैंड की फ्लैगशिप स्पीशीज। तो आपको यहाँ पर लेदरबैक सी टर्टल के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको देखने हैं। अगर आप पीडीएफ बाय करोगे तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती, नहीं बाय करोगे तो आपको खुद से देखना है लेदरबैक सी टर्टल के बारे में। द आइलैंड हैज़ अ लॉट ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल, बट द गवर्नमेंट्स ग्रेटर गोल कि हमें इस को यूज़ करना है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजंस के दोनों के लिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना कि पोर्ट को यहाँ पर मिलिट्री यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाएगा, तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर पोर्ट को यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर कंसर्न क्या है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पर ग्रेट निकोबार है वहाँ से बहुत सारे ट्रीज़ को काटा जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। द प्रोजेक्ट साइट इज़ आउटसाइड द इको सेंसिटिव जोन्स। तो हमने ये दोनों लोकेशन देखी, कैंपबेल बे एंड गलाथिया नेशनल पार्क। तो एक बार आप वापस से मैप को देख लेना, कोको चैनल, देन नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल अंडमान, देन साउथ अंडमान। यहाँ पर आपको ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, हेवलॉक आइलैंड जिसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया था, नील आइलैंड जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया था, एंड रॉस आइलैंड जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। अब हम चलते हैं आगे। वर्ल्ड पेज पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोई है नहीं। इंडोनेशिया में यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है, वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पर नेक्स्ट बात की गई ज़ैपोरिज़िया की, तो ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन में है, कल भी हमने डिस्कस किया था। प्री बजट कंसल्टेशन चल रहा है, जब बजट आएगा तब तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्री बजट कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। रूपी ट्रेड, यहाँ पर वॉस्टो अकाउंट की बात की गई है, तो हमने वॉस्टो अकाउंट कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, एक बार हम फिर से वॉस्टो अकाउंट को डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। अगर कोई इंडियन बैंक जैसे कि एसबीआई यूएस में अकाउंट खुलवाना चाहता है यूएस की डोमेस्टिक करेंसी में, यूएस की डोमेस्टिक करेंसी क्या है? डॉलर। तो एसबीआई यूएस में अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है यूएस की डोमेस्टिक करेंसी में। सो इफ एन इंडियन बैंक लाइक द एसबीआई वांट्स टू ओपन एन अकाउंट इन द यूनाइटेड स्टेट, इट विल गेट इन टच विद अ बैंक इन द यूएस विच विल ओपन अ नॉस्ट्रो अकाउंट एंड एक्सेप्ट पेमेंट फॉर एसबीआई इन डॉलर्स। तो ये जो है ये एसबीआई के लिए जो अकाउंट होगा, एसबीआई के पर्सपेक्टिव से ये जो अकाउंट है ये नॉस्ट्रो अकाउंट है, लेकिन यूएस के बैंक के तरफ से देखें तो ये अकाउंट यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट है। तो वॉस्ट्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट एक ही अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर देखने का नजरिया कि आप यहाँ पर इंडिया की साइड से देख रहे हो या तो आप यहाँ पर यूएस की साइड से देख रहे हो। नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा और वॉस्ट्रो का मतलब होता है आपका। नॉस्ट्रो मीन्स आर्क एंड वॉस्ट्रो मीन्स योर्स इन लैटिन। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इस एग्जाम्पल से याद रखना है कि अगर यहाँ पर एसबीआई है, एसबीआई को यूएस की बैंक में अकाउंट खुलवाना है और वो भी यहाँ पर यूएस की डोमेस्टिक करेंसी में जो कि डॉलर है, तो ये अकाउंट अगर हम इंडियन बैंक की साइड से देखेंगे तो ये होगा नॉस्ट्रो अकाउंट, और अगर यहाँ पर यूएस की साइड से देखेंगे तो ये होगा वॉस्ट्रो अकाउंट। तो ऐसे आपको याद रहेगा। अब वॉस्ट्रो अकाउंट क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हम यहाँ पर जो रशिया है इसके साथ ट्रेड कर रहे हैं रुपी में, क्योंकि यहाँ पर रशिया जो है डॉलर्स को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया को यहाँ पर स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। तो स्विफ्ट सिस्टम हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर अगर रुपी को यूज़ किया जाएगा ट्रेड में तो यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी भी होगा। तो इसको भी प्रमोट किया जा रहा है कि रुपी ट्रेड हो रशिया के साथ। तो उसके लिए यहाँ पर जो रशियन बैंक्स हैं इनका वॉस्ट्रो अकाउंट खुल रहा है। वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक। डोमेस्टिक बैंक यहाँ पर होल्ड करता फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक बैंक्स करेंसी। इन द केस ऑफ ट्रेड विद रशिया, पेमेंट्स इन रुपी फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो ये सब कुछ यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट में जाएगा। बोथ वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो आर टेक्निकली द सेम टाइप ऑफ अकाउंट। डिफरेंस ये है कि कौन कहाँ पर अकाउंट खुलवा रहा है, ठीक है। तो एसबीआई की तरफ से देखें तो ये अकाउंट है नॉस्ट्रो, लेकिन हम यूएस की बैंक की तरफ से देखें तो यही अकाउंट हो जाता है वॉस्ट्रो। अब वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट, वही सेम चीज़ है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। रिवाइज करने से पहले एक बार मैं आपको इनिशिएटिव्स बता देती हूँ। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, आपको हर टॉपिक का स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्रिवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स पे जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी, एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है, बहुत सारे सोर्सेज से करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। बेसिकली आपको यहाँ पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी, एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी एंड
एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो यहाँ पर हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस की कि आरबीआई में यहाँ पर कोई भी अपीलेट बॉडी नहीं है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर अपीलेट बॉडी नहीं, जैसे कि सेबी में सेट होती है, उसके बाद आप अगर सेट के डिसीजन से भी एग्रीव्ड हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा आरबीआई में कुछ नहीं है। और आरबीआई अगर बैंक्स के ऊपर फाइन लगाता है फॉर वॉयलेशंस तो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्टेक होल्डर के पास, इसके अलावा जिन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो कि हेड की गई थी बाय जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा, और इन्होंने रेकमेंड किया था कि फाइनेंशियल सेक्टर अपीलेट ट्रिब्यूनल की जरूरत है फॉर ऑल द रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग द आरबीआई। तो क्या जरूरत है यहाँ पर कि अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई जाए और यहाँ पर आरबीआई के लिए भी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई के लिए कोई भी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। फिर हमने पॉलीग्राफ टेस्ट डिस्कस किया कि पॉलीग्राफ टेस्ट में यहाँ पर कोई ड्रग वगैरह नहीं दी जाती, क्योंकि नार्को टेस्ट में यहाँ पर ड्रग दी जाती है और जिससे इंसान यहाँ पर सिडेटेड स्टेट में चला जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या किया जाता है, बस यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स है उसको मॉनिटर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, इसके अलावा स्किन कंडक्टिविटी, बीपी। नेक्स्ट है टू लिटिल टू लेट। तो यहाँ पर बात की गई लॉस एंड डैमेज फंड की, और यहाँ पर ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है कि ये जो डेवलप कंट्रीज है ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ऑथर ने एक पॉइंट ये भी बताया कि जब एनर्जी ट्रांजिशन करना है तो ये आपको सोच समझ कर करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपको एनर्जी ट्रांजिशन नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर वॉक द टॉक। तो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं ये बेल देने को लेकर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, ये बेल नहीं देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हायर जुडिशरी में बेल के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और केसेस की यहाँ पर जो पेंडेंसी है इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि कुछ तो लॉज ही ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर बेल देना बहुत मुश्किल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट। फिर यहाँ पर बात की गई 2019 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यूएपीए को लेकर ये कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट्स यहाँ पर जो भी स्टेट का केस है उसको एक्सेप्ट कर लें और मैरिज में जाने की जरूरत नहीं है जब यहाँ पर वो बेल को दे रहे हो, तो जो भी स्टेट का केस उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर यहाँ पर ये बात की गई कि यहाँ पर जो जुडिशरी है इसको यहाँ पर लोअर जुडिशरी या सब ऑर्डिनेट जुडिशरी ये कहने की जरूरत नहीं है। न्यू फ्रंटियर्स इन स्पेस। तो यहाँ पर बात की गई प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का जो ग्लोबल इकोनॉमी पार्टिसिपेशन है स्पेस इकोनॉमी में ये बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 2% है, तो इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। फिर हमने यहाँ पर आर्टिकल 222 डिस्कस किया था जो कि डील करता है ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजेआई। और यहाँ पर जब सीजेआई अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो इनको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। एंड इलेक्शन आफ्टर रेडिकलाइजेशन। तो यहाँ पर इंडिया नेपाल रिलेशंस की बात की गई थी। नेक्स्ट स्लोइंग ड्रैगन रेसिंग एलिफेंट, इसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया ग्रेट निकोबार। तो हमने यहाँ पर मैप देखा, नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल अंडमान, देन साउथ अंडमान, हेवलॉक आइलैंड जिसका नाम कर दिया था स्वराज द्वीप, नील आइलैंड जिसका नाम कर दिया था शहीद द्वीप, और उसके बाद रॉस आइलैंड जिसका नाम कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया डंकन पैसेज, देन लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल, उसके बाद यहाँ पर कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड इंदिरा पॉइंट। और ग्रेट निकोबार में हमने यहाँ पर 2 नेशनल पार्क डिस्कस किए हैं, कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड गलाथिया नेशनल पार्क। नेक्स्ट यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट हमने देख लिया। अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।